हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मानसी। आज के लेक्चर में हम मेंटेनेंस अंडर हिंदू लॉ पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सेक्शन 23 टू 28 डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स मूव अहेड। सेक्शन 23 टॉक्स अबाउट द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। लेट्स लुक एट आवर बेयर एक्ट। ओके, it shall be at the discretion of the court to determine whether any, and if so, what, maintenance shall be awarded under the provision of this act. And in doing so, the court shall have due regard to the considerations set out in subsection 2 and subsection 3 as far as they are applicable. तो इस सेक्शन में बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। ओके, एंड वो अमाउंट कितना होगा, किस तरीके से, कैसे एप्लीकेबल होगा, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है, कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक है, देना है नहीं देना है पहले तो कोर्ट ये डिसाइड करेगा, और अगर देना है तो कितना देना है, किस तरीके से देना है, कितना अमाउंट देना है, ये सब कोर्ट डिसाइड करेगा। बट विद रिगार्ड टू द क्लॉजेस जो सबसेक्शन 2 और 3 में दिए हुए हैं, नाउ लेट्स लुक एट कि सबसेक्शन 2 और 3 में क्या बात की गई है। सी सबसेक्शन 2 में विमेन बेसिकली, इफ आई हैव टू से वाइफ, सबसेक्शन 2 में वाइफ, चिल्ड्रन और एजेड पेरेंट्स की बात की गई है, जबकि सबसेक्शन 3 में बात की गई है डिपेंडेंट्स की। हमारे पहले लेक्चर में हमने वाइफ और विडोड, डॉटर इन लॉ, एजेड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, इन सबको डिस्कस किया था, ये वहाँ से आता है। एंड लास्ट लेक्चर में जो इससे जस्ट पहले हमने किया था, द प्रीवियस लेक्चर, वी टॉक्ड अबाउट डिपेंडेंट्स एंड देयर मेंटेनेंस। सो सबसेक्शन 2 विल टॉक अबाउट द फर्स्ट वन एंड सबसेक्शन 2 विल टॉक अबाउट डिपेंडेंट्स। ओके, तो देखते हैं सबसेक्शन 2 में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इफ एनी टू बी अवॉर्डेड टू अ वाइफ, चिल्ड्रन और एजेड और इन्फर्म पेरेंट्स, वो इस रिगार्ड में होगा। अब वो क्या रिगार्ड्स हैं, लेट्स सी। पहला है द पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ द पार्टीज। पार्टीज मतलब दोनों, जो क्लेम कर रहा है वो भी, और जो लाइबल है मेंटेनेंस देने के लिए वो भी। तो दोनों का पोजीशन और स्टेटस देखा जाएगा। ठीक है, सेकेंड है रीजनेबल वांट्स ऑफ द क्लेमेंट। जो क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस, हमें ये इंश्योर करना जरूरी है कि उसकी जो डिमांड है वो जायज़ है, वो कोई नाजायज़ डिमांड नहीं कर रहे हैं, रीजनेबल डिमांड्स है उनकी। ऐसा नहीं है कि अब आपको दुबई घूमना है आप उसकी डिमांड कर रहे हो, राइट? इट हैज़ टू बी अ रीजनेबल डिमांड। थर्ड, इफ द क्लेमेंट इज लिविंग सेपरेटली वेयर द क्लेमेंट इज जस्टिफाइड इन डूइंग सो। जो क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस, अगर वो अलग रह रहा है, रिमेंबर द मेंटेनेंस लेक्चर्स, आप एक घर में रहते हुए भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, अलग रह के भी कर सकते हैं, बशर्ते आपकी अलग रहने की वजह जस्टिफाइड है, जायज़ रीजन है आपके पास। ठीक है। D, the value of the claimant's property and any income derived from such property or the claimant's own earning from any other source। तो बेसिकली जो क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस, जो मांग रहा है मेंटेनेंस, उसकी सारी इनकम और सारी प्रॉपर्टी की वैल्यू देखी जाएगी। कि ऐसा नहीं है तुम खुद करोड़पति और कोई बेसिक सैलरी पे चल रहा है, तुम उससे मेंटेनेंस क्लेम करने की बात कर रहे हो। सब कुछ कंसिडर करते हुए ध्यान दिया जाएगा कि तुम्हारी कितनी मेंटेनेंस बनती है कि नहीं बनती है, और बनती है तो कितनी बनती है। ई, द नंबर ऑफ पर्सन्स एंटाइटल टू मेंटेनेंस। कितने लोग एंटाइटल टू मेंटेनेंस के लिए, ये भी मैटर करता है। अब एक कमाने वाला, उससे माता पिता भी मेंटेनेंस मांग रहे होंगे, उससे शायद बीवी मांग रही हो, बच्चों की भी मांगी जा रही हो, तो वो किस हद तक कितना क्या दे पाएगा, ये भी देखना हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, सबसेक्शन 2 में वाइफ, चिल्ड्रन और एजेड पेरेंट्स के केस में पोजीशन एंड स्टेटस दोनों पार्टीज का, क्लेम करने वाले का, जो लायबल है उसके लिए भी। रीजनेबल वांट्स होनी चाहिए क्लेमेंट की। थर्ड, अगर क्लेमेंट अलग रह रहा है तो उसका रहने का रीजन जस्टिफाइड होना चाहिए। डी, द वैल्यू ऑफ क्लेमेंट्स प्रॉपर्टी, जो भी उसकी इनकम है पूरी और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को नजर में रखा जाएगा। एंड ई के कितने लोग एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 3 बात करता है डिपेंडेंट्स के बारे में। अब इसके बारे में क्या कहा गया है, किस किन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा यहाँ मेंटेनेंस देते हुए। ए, नेट वैल्यू ऑफ द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स। कोई इंसान है, डिपेंडेंट्स आपको अगर याद ना हो, गो फॉर अ क्विक रिवीजन इन द प्रीवियस लेक्चर, बट मैं शॉर्ट में बताती हूँ। कोई इंसान अगर मर जाता है, कोई हिंदू है जिसकी डेथ हो जाती है, तो उसके ऊपर बहुत लोग निर्भर करते होंगे। डिपेंडेंट मतलब निर्भर होना किसी पे। तो जितने भी लोग उस पर निर्भर हैं, उनका खर्चा, जीवन यापन कैसे चलेगा, सवाल यह है। तो वो उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी, स्टेट थी, जो भी पेंशन थी, एक्सेट्रा, सब कुछ मिला के जो बनता है उससे चलेगा। ओके, तो इस बारे में डिटेल में लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बात की गई है, प्लीज डू गो एंड वॉच इट। बहुत क्लियर बताया है कौन डिपेंडेंट होता है, कैसे मेंटेनेंस क्लेम होती है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि इन डिटरमाइनिंग दिस अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कोर्ट क्या क्या ध्यान में रखेगा। नेट वैल्यू, जो भी जो मरने वाला था उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज, इनकम, पेंशन, वट एवर, सब कुछ जोड़ के जो भी बन रहा है, माइनस उसकी जितनी भी डेट्स थी। सबसे पहले डेट्स हटाई जाएंगी। मान लो उस इंसान की नेटवर्थ 1 करोड़ आती है, पर उसने 50 लाख का किसी से उधार ले रखा था,
बैंक का लोन हो सकता है, कुछ भी और हो सकता है। पहले वो 50 लाख चुकाए जाएंगे, फिर जो बचे हुए 50 लाख हैं उसमें से लोगों को दिया जाएगा कि ये आपका शेयर है। ओके। बी, द प्रोविजन इफ एनी मेड इन द विल ऑफ अ डिसीज पर्सन इन रेस्पेक्ट टू द डिपेंडेंट। मान लो किसी डिपेंडेंट को लेके विल में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया गया है, उसको कंसिडर किया जाएगा कि कहीं स्पेसिफिकली लिखा है कि इस इंसान को आपने 20 लाख देने हैं, तो वो चीज कंसिडर की जाएगी। ओके। सी, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू। क्या रिलेशनशिप था, व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में, जो डिपेंडेंट है और जो डिसीज्ड है, उसको भी नजर में रखा जाएगा। डी, रीजनेबल वांट्स ऑफ द डिपेंडेंट। वंस अगेन कि आपकी जो डिमांड्स हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए, अनरीजनेबल डिमांड्स के लिए क्लेम करना नहीं सही माना जाएगा। ई, द पास्ट रिलेशंस बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द डिजीज्ड। जो मरने वाला है और जो डिपेंडेंट जो क्लेम कर रहा है उनके आपस में रिश्ते कैसे थे। ऐसा नहीं है कि आप 20 साल से 40 साल से शायद उस इंसान से मिले भी नहीं हो, कोई रिश्ता ही नहीं निभाया, फैमिलीज एकदम अलग थी, बट सडनली आप खड़े हो गए कि हम तो डिपेंडेंट हैं एक्सेट्रा। लीगली आप कर सकते हैं, बट कोर्ट ये बात नजर में रखेगा क्लेम करते हुए कि तुम कहाँ से उठ के चले आए, है ना। एफ, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द डिपेंडेंट। और बेसिकली डिपेंडेंट जो है, जो मांग रहा है जो मेंटेनेंस अपने लिए, उसकी जितनी भी इनकम है हर सोर्स से सारी प्रॉपर्टी सब कुछ कंसिडर की जाएगी देते वक्त। क्या पता तुम खुद बहुत करोड़पति हो तो हो सकता है तुम्हारा अमाउंट कम कर दिया जाए एक्सेट्रा। जी, द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स एंटाइटल्ड। वंस अगेन कितने लोग एंटाइटल्ड है इस मेंटेनेंस के लिए, ये भी मैटर करता है। ठीक है। एंड प्लीज रिमेंबर देयर इज नो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है। डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है, वो डिसाइड करते हैं देनी है नहीं देनी है, देना है तो कितना अमाउंट देना है, इन टर्म्स को ध्यान में रखते हुए। लेट्स मूव अहेड। सेक्शन 24 की बात करते हैं। क्लेमेंट टू मेंटेनेंस शुड बी अ हिंदू। जो क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस वो हिंदू होना चाहिए। जैसे अगर एक वाइफ है वो मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, बट वो अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेती है, वो क्रिश्चियन बन जाती है, मुस्लिम बन जाती है और कोई रिलीजन में चली जाती है, शी इज नो मोर अ हिंदू। इफ दैट इज द केस देन आपको मेंटेनेंस नहीं मिल सकती। टू क्लेम इट अंडर दिस यू हैव टू बी अ हिंदू। ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन 24। सेक्शन 25 क्या कहता है? अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस में बी ऑल्टर्ड और चेंज ऑन चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। कोई भी सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं तो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस चेंज हो सकता है। नाउ वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये एक्ट ना थोड़ा सा वेग है, ये कुछ नहीं बताता कि क्या सिचुएशन है जिसे हम सर्कमस्टांस चेंज मान सकते हैं। ठीक है। और अगर ऑल्टर होगा अमाउंट तो कितना होगा, ये सब कोर्ट के ऊपर आ जाता है। ठीक है। तो मेंटेनेंस दी क्यों जाती है? देखो मेंटेनेंस दी जाती है बेसिक नीड्स जो एवरीडे लाइफ की, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई हेल्थ एक्सेट्रा, उनको इंश्योर करने के लिए। ठीक है। पर वो क्या कहते हैं कि अगर कोई मटेरियल चेंज इन सर्कमस्टांसेस, मटेरियल चेंज फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है, मान लो कोई वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर रही थी बट देन शी गेट्स इनटू एम्प्लॉयमेंट, उसकी जॉब लग जाती है, वो खुद लाखों कमाने लग रही है महीने के, तो हो सकता है उसका हस्बैंड जाके एप्लीकेशन दे सकता है कि भाई शी इज अर्निंग वेरी गुड, शी कैन सर्वाइव, तो मेंटेनेंस का अमाउंट मेरा या तो कम कर दिया जाए, और अगर वो बहुत ही ज्यादा कमा रही है हो सकता है खत्म भी कर दिया जाए, वेरिंग ऑन दैट। ओके। तो मटेरियल चेंज इन सर्कमस्टांसेस जिसको भी कोर्ट मटेरियल चेंज कंसिडर करेगा, तो मेंटेनेंस ऑल्टर भी हो सकती है और चेंज भी हो सकती है। ठीक है। अब एक केस देखते हैं, बिंदा प्रसाद सिंह वर्सेस मुद्रिका देवी। इसमें पटना हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि कोई सेट प्रेसिडेंस नहीं है कि अमाउंट कितना कैसे क्या ऑल्टर होगा, तो ये कोर्ट के ऊपर ही आता है। कोर्ट ने बोला कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस सेट या तो डिक्री, देखो या तो कोर्ट की डिक्री से अमाउंट सेट होता है या फिर पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट होता है कि इतने पे हम तय कर लेते हैं। ओके। तो ऑल्टर करने के लिए नया एग्रीमेंट होगा पार्टीज के बीच में, एंड डिग्री जो है वो अमेंड की जाएगी, जो डिग्री है। ओके। तो बेसिकली एक नई सूट फाइल की जाएगी जिसमें ऑल्ट्रेशन किया जाएगा अमाउंट का, और एक नई डिग्री पास की जाएगी टू मेक दिस चेंज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 26, डेट्स टू हैव अ प्रायोरिटी। देखो किसी का उधार खा के इस दुनिया से जाना नहीं है, पाप माना जाता है। ठीक है। और ये कहते हैं कि मरने वाले को भी मुक्ति नहीं मिलती, हिंदुओं में ऐसा कहा जाता है मरने वाले को भी मुक्ति नहीं मिलती, कि उसकी आत्मा पे बोझ है, किसी का उधार खाया हुआ था। तो हमारा लॉ इस बात का पूरा ध्यान रखता है। उन्होंने कहा है कि अगर मरने वाले पे कोई भी डेट है, कोई भी उधार है किसी भी तरीके का, पहले वो चुकाया जाएगा। अगर उसकी नेट वर्थ जो स्टेट रह गई थी, प्रॉपर्टी मान लो मरने वाले के पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, टोटल 50 लाख उसकी प्रॉपर्टी थी, उसने किसी से 45 लाख का लोन ले रखा है, बैंक का लोन हो सकता है, किसी और से उधार लिया हो सकता है, तो भाई दूसरे का क्या नुकसान करोगे? पहले वो 45 लाख चुकाए जाएंगे, फिर जो बचेगा वो आपको मेंटेनेंस के लिए या डिपेंडेंस के लिए क्लेम में आएगा। ओके। तो इन्होंने सीधे से बोला है, डेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन कॉन्ट्रैक्टेड और पेएबल बाय द डिसीज, जो भी उसने डेट कॉन्ट्रैक्ट की है, जो उसकी पेएबल है, जो उसको पे करनी थी, शैल हैव प्रायोरिटी ओवर द क्लेम्स ऑफ डिपेंडेंट्स और मेंटेनेंस। ओके।
तो स्टेट मनी मस्ट फर्स्ट बी यूज टू क्लियर आउट ऑल द डेट्स। एक केस है यहाँ पे कृपाल सिंह वर्सेस बलवंत सिंह, जिसमें कहा गया, कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई भी डेट जो है वो बच्चे पे, बेटे पे एज इन जो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है उस पर बाइंडिंग होगी, जो कि इमोरल डेट नहीं है, इलीगल नहीं है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, या कोई रेकलेस बोरोइंग ऑफ मनी में एग्री नहीं की गई थी कि बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड की कोई डेट है, ठीक है। अगर ऐसी कोई डेट नहीं है तो बच्चे पे लाइबल आएगा कि भैया अपना वो तुम्हारे पिताजी चले गए तो पहले जो तुम्हें पैसा मिला है पहले तुम उससे जो है उस उधार को चुकाओगे। और ये वही यही बात जो मैं कह रही थी, इट इज रिलीजियस मॉरल एंड लीगल ड्यूटी ऑफ द डिपेंडेंट कि आप मरने वाले की पहले सारी उधार चुकाएंगे, उसके बाद जो है वो पैसा अपने मेंटेनेंस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 27, मेंटेनेंस व्हेन टू बी अ चार्ज। अब सवाल ये उठता है चार्ज क्या है। देखो चार्ज को ना कहीं भी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, बट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 100 में चार्ज की बात की गई है। देखते हैं क्या है। मेकिंग immovable property security for payment of money to a person। immovable property क्या होती है? वो प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर सकती, बेसिकली जमीन होगी, खेत होंगे, एक्सेट्रा। एक कैश मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। बाइक मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी चीज जो साबुत एक जगह है, ठीक है, जिसको हम गारंटी काइंड ऑफ बना सकते हैं फॉर पेमेंट ऑफ मनी टू अ पर्सन, कि ये तब तक नहीं बिकेगा जब तक इसका पैसा नहीं जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मेकिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सुना होगा आप लोगों ने, सिक्योरिटी के तौर पे दिया हुआ है, वैसे सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ मनी टू अ पर्सन, उसको हम चार्ज बोलते हैं। इतना समझ में आया कि चार्ज क्या है। अब सवाल आता है सेक्शन में क्या बोला, मेंटेनेंस चार्ज कब हो सकती है। तो इन्होंने कहा अ डिपेंडेंट्स क्लेम फॉर मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट शैल नॉट बी अ चार्ज ऑन द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड और एनी पोर्शन अनलेस लगा दिया, यानी टर्म्स हैं जिन केसेस में हो सकता है। तो आम कंडीशन में डिपेंडेंट की जो क्लेम है मेंटेनेंस के लिए वो चार्ज नहीं हो सकती, कि उसको सिक्योरिटी की तरह नहीं यूज किया जाएगा उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को। बट अनलेस वन हैज बीन क्रिएटेड, अनलेस चार्ज क्रिएट किया गया है बाय द विल ऑफ द डिसीज, मरने वाले की वसीयत के थ्रू, डिक्री ऑफ द कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू, और एग्रीमेंट बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द ओनर ऑफ द एस्टेट। तो देखो एक डिपेंडेंट का क्लेम है मेंटेनेंस के कि भाई मुझे महीने के लाख रुपए मिलने चाहिए मेंटेनेंस की, फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ, उसको एज अ चार्ज जो भी मरने वाले की इमूवेबल प्रॉपर्टी थी या जो भी उसका एस्टेट थी उस पर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अनलेस कोर्ट का ऑर्डर है, मरने वाले की वसीयत में लिखा है, या जो जिसके पास अब प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है वो, और जो डिपेंडेंट जो क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है इस बारे में। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 28, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन राइट टू मेंटेनेंस। अच्छा कुछ लोग ना बहुत तेज होते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं कि मान लो मुझे प्रॉपर्टी मिली, ओके, अब मैं ये सोच रही हूँ कि एक काम करती हूँ, मैं ये प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम कर देती हूँ। भाई तो मैं फैमिली में ही बोल रही हूँ, टेक्निकली उस पर भी जिम्मेदारी आएगी। चलो ऐसे सोचते हैं, मुझे प्रॉपर्टी मिली और मैं सोच रही हूँ अरे यार मेंटेनेंस में ये मदर को मेंटेन करना पड़ेगा, मुझे इसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, एक काम करते हैं मैं अपने हस्बैंड के नाम कर देती हूँ, या मैं अपने किसी फ्रेंड के नाम वो प्रॉपर्टी कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल। तो आप ऐसा नहीं है कि उससे फ्री हो जाओगे, भाई तुम प्रॉपर्टी किसी के नाम करो, उनकी मेंटेनेंस तो कानूनी हक है उनका। तो इस केस में क्या कहा गया है, अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा। वेयर अ डिपेंडेंट हैज अ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस आउट ऑफ एन एस्टेट, ठीक है, एंड सच एस्टेट और एनी पार्ट ऑफ इट हैज बीन ट्रांसफर्ड, ओके, द राइट टू रिसीव मेंटेनेंस मे बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द ट्रांसफरी। ट्रांसफरी मतलब जिसको ट्रांसफर किया है, हमेशा ई जब एंड में आता है तो वो होता है जिसको चीज गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रांसफरर हूँ और जिसको मैंने जमीन दी है वो ट्रांसफरी है जिसने रिसीव की है, ठीक है। वो मेंटेनेंस इन्फोर्स की जाएगी उसके अगेंस्ट। इफ इफ लग गया, ध्यान देना, इफ द ट्रांसफरी हैज नोटिस ऑफ द राइट, अगर उसको नोटिस मिली थी कि ऐसा किसी का हक है क्लेम करने का, और इफ द ट्रांसफर इज ग्रेटुइयस। ग्रेटुइयस मतलब बेसिकली क्या होता है, कोई रीजनेबल वजह नहीं थी मेरे पास ऐसे करने की और मेरी कुछ इंटेंशन गड़बड़ थी ऐसा करने की। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने जानबूझ के अपने दोस्त के अपने हस्बैंड के नाम कर दी कि मुझे इन लोग को मेंटेनेंस ना देनी पड़े, मेरी इंटेंशन में प्रॉब्लम थी, राइट। तो फिर अगर ऐसे किसी इंटेंशन से मैं जमीन ट्रांसफर कर देती हूँ किसी को, तो जो सामने वाले का, थर्ड पार्टी का जो हक था मेंटेनेंस का, इस पार्टी का, जो मेरी मदर थी या जो भी इंसान जिसका हक बनता था मुझसे क्लेम करना, वो सारा हक उस पर चला जाएगा कि तुम अब दोगे उन्हें मेंटेनेंस। इसके लिए क्या बोला गया है, जो ट्रांसफरी है जिसको मैंने जमीन दी है उसको नोटिस दी गई है इस बात की,
और ये ट्रांसफर अच्छे इंटेंशन से नहीं किया गया, कोई रीजनेबल वजह नहीं थी। पर कब नहीं की जाएगी ये भी दिया है। अगर कंसिडरेशन मतलब बदले में कुछ दिया है, मान लो वो जमीन 50 लाख की थी, ठीक है, मुझे मेंटेन करना था 2 लोग को, मैंने 50 लाख रुपए किसी से लिए और फिर उसको जमीन दे दी, तो मैंने तो बेची है ना। तो उस इंसान की गलती थोड़े है कि उसके ऊपर मेंटेनेंस का क्लेम डाल दोगे। वो इंसान ने कंसिडरेशन दिया है बदले में, तो उस कंसिडरेशन से अब मेरी जिम्मेदारी है, जो मुझे 50 लाख मिले हैं उससे अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इंश्योर करूं कि उनका मेंटेनेंस हो, तो मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी रहेगी। तो बेसिकली ट्रांसफरी ने अगर कंसिडरेशन दिया है बदले में, या उसको कोई नोटिस नहीं दी गई थी कि किसी का ऐसा हक है मेंटेनेंस का, उन केसेस में उसके ऊपर मेंटेनेंस का क्लेम नहीं आएगा। सिंपल सी बात हो गई। इफ द ट्रांसफरी हैज रिसीव्ड अ नोटिस रिगार्डिंग द राइट, इफ द ट्रांसफर इज ग्रेटिवियस यानी लैक ऑफ एनी गुड रीजन, तो उस केस में मेंटेनेंस का क्लेम उस इंसान पे चला जाएगा। हाउएवर इफ द ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन यानी कोई वैल्यू दी गई है किसी चीज के एक्सचेंज में, एंड नो नोटिस प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द मेंटेनेंस, तब वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, मेंटेनेंस कैन ओनली बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड बाय द पर्सन ओरिजिनली लायबल फॉर मेंटेनेंस। ठीक है, कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम एनी अदर प्रॉपर्टी द ट्रांसफरी होल्ड्स। अब इसको ऐसा समझो, मान लो मैंने अपने हस्बैंड के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी 50 लाख की, कि मुझे मेंटेनेंस ना देना पड़े किसी को, पर मेरे हस्बैंड के पास अपनी प्रॉपर्टीज भी तो हो सकती हैं, हो सकता है उसके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी और थी। अब ये इंसान अगर मेरे हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है जो लीगली है, तो वो उस 50 लाख तक ही कर पाएगा, जो जमीन मैंने दी है उसी की वर्थ तक। ऐसा नहीं है कि उसकी पूरी एस्टेट पे क्लेम कर लोगे, जो उसका 1 करोड़ का और अपना पैसा था उस पे नहीं, उसी चीज पे कर पाओगे जो मैंने ट्रांसफर किया था। ठीक है, सिंपल। अब सेक्शन 23 एक क्विक रिवीजन हम लोग देखते हैं, हमने आज क्या पढ़ा। हमने बात की थी सेक्शन 23 में, जब क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस के बारे में, वाइफ, चिल्ड्रन और एजेड पेरेंट्स के केस में हमने क्या पढ़ा था, पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ बोथ दी पार्टीज, क्लेमेंट भी और जो लायबल है वो भी। क्लेमेंट्स की वांट्स रीजनेबल होनी चाहिए, क्लेमेंट अगर अलग रहता है तो ग्राउंड्स जस्टिफाई होने चाहिए, सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द क्लेमेंट, उसकी पूरी वैल्यू, प्रॉपर्टी, सब कुछ ध्यान दिया जाएगा, एंड कितने लोग एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए ये भी देखा जाएगा। डिपेंडेंट्स के केस में हमने क्या पढ़ा, क्विकली रिवाइज। नेट वैल्यू ऑफ द एस्टेट, जो डिसीज्ड है, जो मर गया है, उसकी एस्टेट जितनी भी उसकी जायदाद थी उसकी नेट वैल्यू माइनस उसके सारे उधार, सारे डेट्स हटाने के बाद जो बचेगा वो अमाउंट देखा जाएगा। ठीक है, अगर कोई मरने वाले की वसीयत है उसमें कोई प्रोविजन है उसे नजर में रखा जाएगा। व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द डिसीज पर्सन एंड द पर्सन हु इज क्लेमिंग मेंटेनेंस, डिपेंडेंट जो है उसके वो देखा जाएगा। डिपेंडेंट की मांग रीजनेबल होनी चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए, कोर्ट ये भी ध्यान देगा। डिपेंडेंट जो मांग रहा है मेंटेनेंस, उसके सारे सोर्सेज ऑफ इनकम देखे जाएंगे और उसकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी भी देखी जाएगी, एंड नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स दैट आर एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस वो भी देखा जाएगा। ठीक है, सेक्शन 24 हमने क्या कहा था, हिंदू रहोगे तो ही मिलेगा, हिंदू नहीं रहोगे कन्वर्ट कर लोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। सेक्शन 25 हमने क्या था, अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस ऑल्टर करता है चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस पे। सेक्शन 26 डेट प्रायोरिटी होगी, पहले सारे उधार चुकाए जाएंगे उसके बाद तुम्हारी मेंटेनेंस की बात की जाएगी। 27 डिपेंडेंट का क्लेम ऑफ मेंटेनेंस जो है वो चार्ज नहीं होगा, कब तक, जब तक किसी वसीयत के थ्रू ना किया गया हो, कोर्ट का ऑर्डर ना हो, दोनों पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट ना हो, डिपेंडेंट और जिसके पास अब स्टेट है उसके बीच में, या फिर कोई और लीगल तरीका नहीं है। ठीक है, और सेक्शन 28 अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाए तो उस केस में क्या होगा, तो जो मेंटेनेंस का राइट है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा उस इंसान पे। अगर वो ट्रांसफर गलत इंटेंशन से किया गया था, कोई रीजनेबल वजह नहीं थी, और उसकी क्या कहते हैं नोटिस दी गई थी ट्रांसफरी को उस केस में, हालांकि अगर उसने कोई कंसिडरेशन दी थी बदले में और उसे कोई नोटिस नहीं गई थी, तो फिर इन दैट केस वो ट्रांसफर नहीं होगा, वो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उस पर नहीं जाएगी, मेरे पे रहेगी। मेंटेनेंस का एक्ट देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं लास्ट में एक बात करना चाहती थी। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, एंड ये ना औरतों को, बच्चों मतलब 18 से नीचे दोनों लड़के लड़कियों उनको, अनमैरिड लड़कियां और बुजुर्ग सबको प्रोटेक्ट करता है। आज की डेट में मेंटेनेंस बहुत ज्यादा एक मिसयूज होने लग गया है, मेंटेनेंस लॉस को, एलिमनी लॉस को बहुत मिसयूज किया जाता है एक्सप्लॉइट करने के लिए, लोगों को पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए, एंड दैट इज वेरी सैड। एंड हैविंग सेड दैट, माना कि ऐसे केसेस एग्जिस्ट करते हैं, बट यू हैव टू रियलाइज उनका रेशियो आज भी बहुत कम है। अगर 100 केसेस कोर्ट में आ रहे हैं आज की डेट में, मैं बोल रही हूँ 5 से 7 केसेस होंगे शायद, या चलो 10 होंगे जो ऐसे गलत केसेस हैं, बट 90 आज भी बहुत जेन्युइन है। बहुत से शहर हैं, बहुत से कस्बे हैं जहाँ लड़कियों को आज भी उतनी एजुकेशन नहीं दी जाती, नौकरी नहीं करने दी जाती, पढ़ी लिखी लड़की है जॉब छुड़वा दी जाती है, शादी के बाद बहुत कुछ होता है। तो अगर एक इंसान किसी के ऊपर डिपेंडेंट जा रहा है,
तो वो कहाँ जाएगा अगर वो रिश्ता एकदम से खत्म होता है फॉर वॉट एवर रीजन। बच्चों की क्या गलती है, 18 से कम स्पेशली, या अगर अनमैरिड बेटी के केस में 18 का रूल क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि क्या पता आपने उसे एजुकेशन अच्छी दी थी कि नहीं, क्या पता आपने उसको इतना काबिल बनाया भी कि नहीं बनाया कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। लड़कों के केस में अज्यूम किया जाता है कि आप अपने लड़के को इतना काबिल बना रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को तो काबिल बनाओगे बच्चों में, तो लड़के के सर्वाइवल पे उतना क्वेश्चन नहीं उठता है 18 के बाद। 18 के पहले उसका भी बराबर हक बनता है। ठीक है। थर्ड, पेरेंट्स। आपके माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो आप ऐसा नहीं कि उनके साथ गलत कर सकते हैं। बहुत से केस हम देखते हैं, बच्चे जायदाद तो पूरी ले लेते हैं, माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी नहीं समझते, लेकिन जब प्रॉपर्टी चाहिए तो वो माँ बाप है, अदरवाइज तू कौन मैं कौन। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। बहुत से ऐसे हमने दामाद देखे हैं, बहुएं देखी हैं, जिनका रिश्ता सिर्फ मतलब प्रॉपर्टी तक के लिए सब कुछ है, अदरवाइज उस इंसान से लेना देना नहीं है। सो दिस इज टू प्रोटेक्ट देम, कि अगर तुम उनसे चीजें ले रहे हो, नहीं भी अगर वो तुम्हें कुछ दे रहे हैं, तो भी ये तुम्हारी मॉरल जिम्मेदारी तो है ही है। पर उस मॉरल जिम्मेदारी को सॉलिड बनाने के लिए, क्योंकि हर कोई मॉरली इतना सही हो जरूरी नहीं है, तो उस मॉरल जिम्मेदारी को एक लीगल राइट देने के लिए ऐसे एक्ट एग्जिस्ट करते हैं। एंड इनकी सच में बहुत जरूरत है आज के भी समाज में, क्योंकि लोग मॉरली अपनी जेन्युइन जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं। ठीक है। अब हम मेंटेनेंस पूरी तरह पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम एडॉप्शन की बात करेंगे, जो इसी एक्ट का पार्ट है। पार्ट 3 वाज मेंटेनेंस, पार्ट 2 वाज एडॉप्शन। नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे बात करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।